सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डल रही थी क्योंकि जो वाईफाई था वो भाई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो लेकिन वीडियो आपकी मैंने तैयार कर ली है, तो अब लगभग कई दिन आपकी लगातार वीडियो डलेंगी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो हम कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें आज हम आगे करेंगे होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो ये सारा का सारा आज हम क्लियर कर लेंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले करेंगे होल्डर। अब होल्डर को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 8 में। और सेक्शन 8 में किसके? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, तो सेक्शन 8 में इसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन की जो वीडियो है वो हम ये सारा का सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करने के बाद में लेके आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास है ए होल्डर इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। कि एक होल्डर कौन होता है? होल्डर कौन होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर? कोई भी पर्सन जो कि एंटाइटल्ड हो रिसीव करने के लिए। क्या रिसीव करने के लिए? लीगली इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई प्रोमिजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर कोई चेक है, उसकी पोजेशन होनी चाहिए। पोजेशन का मतलब क्या है कि वो उसके पास होना चाहिए। अब उसके पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो चोरी करके ले आए, ठीक है, उसके पास वो होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास क्या होता है रूल? राइट टू रिसीव एंड रिकवर अमाउंट ड्यू देयर ओन फ्रॉम द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। कि दूसरा हमारे पास क्या है कि उसके पास राइट होना चाहिए टू रिसीव एंड रिकवर अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी गई है उस जो पार्टीज है उनके द्वारा, वो अमाउंट उसको रिसीव या फिर रिकवर करने का जो राइट होना चाहिए। तो ये दो जो हमारे पास कंडीशंस होती है एक होल्डर बनने के लिए। पहला कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पास होना चाहिए, उसकी पोजेशन होनी चाहिए। और दूसरा कि उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो जो पेमेंट उसके ऊपर लिखी गई है पार्टीज के द्वारा वो उसको रिसीव कर सके। तो ये दो हमारे पास कंडीशन होती है। पहली, जब तक ये दो कंडीशन आपके पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी पर्सन होल्डर नहीं कहला सकता। अब पहली कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उसने चोरी कर लिया। अब चोरी जब कर लेंगे तो पोजेशन तो उसके पास आ गया, यानी कि उसने वो चोरी कर लिया तो उसके पास वो चीज़ आ गई, वो इंस्ट्रूमेंट आ गया। लेकिन उसके पास उसको रिसीव करने का, उसकी अमाउंट को रिसीव करने का अगर राइट नहीं है तो इसका मतलब वो होल्डर नहीं बन सकता। ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होंगी तब जाके हम किसी पर्सन को होल्डर बोल सकते हैं। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 में। अब इसका देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ए ने चेक दिया बी को और बी ने एज ए गिफ्ट दे दिया मान लो वही चेक सी को, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट था मान लो, ठीक है, ए ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए गिव्स चेक टू बी, कि ए ने बी को चेक दिया। उसके बाद बी गिव्स चेक टू सी एज ए गिफ्ट, कि बी ने सी को चेक दे दिया एज ए गिफ्ट। अब हमें देखना है कि जो सी है वो होल्डर होगा या नहीं होगा। नाउ सी हैज, अब होल्डर देखने के लिए कि होल्डर बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए वही दो कंडीशन हमें देखनी है। पोजेशन ऑफ द चेक, यानी कि पोजेशन ऑफ द चेक यानी कि चेक किसके पास आ गया? सी के पास आ गया। तो पहली जो कंडीशन थी वो पूरी हो गई है, पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरे में क्या था? राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ चेक फ्रॉम ए। अब अगर बी ने सी को गिफ्ट दे दिया है वो, तो यानी कि उसके पास पोजेशन भी उसका राइट भी आ गया उस पेमेंट को रिसीव करने का। या फिर कोई मान लो प्रोमिजरी नोट था उसने उसको दे दिया तो उसके पास राइट आ गया पेमेंट रिसीव करने का। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों की दो जो कंडीशन थी एक होल्डर बनने के लिए वो पूरी हो गई है। तो अगर दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी हैं तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो सी इज द होल्डर। तो सी जो है उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को एज ए गिफ्ट दे दिया, तो सी के पास पोजेशन भी आ गई और उसके पास राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ चेक अगर है तो वो ए से उस पेमेंट को ले सकता है। और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो सी क्या बन जाता है? होल्डर। उसके बाद देखिए राइट्स ऑफ होल्डर। होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं जो हम देखेंगे।
तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है, ए होल्डर कैन ऑब्टेन ए डुप्लीकेट ऑफ द लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट एज पर सेक्शन 45A। यानी कि अगर जो होल्डर था उसके पास से जो इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया था वो अगर गुम हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो उसकी कॉपी निकलवा सकता है बैंक से। अगर उसके पास कोई चेक था वो गुम हो गया है, ठीक है, तो उसके पास या प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ भी था, तो उसकी पेमेंट वो रिसीव कर सकता है और उसका जो डुप्लीकेट है वो निकलवा सकता है एज पर सेक्शन 45A। उसके बाद दूसरा हमारे पास है, होल्डर कैन क्रॉस द चेक, कन्वर्ट ए जर्नल क्रॉसिंग टू ए स्पेशल क्रॉसिंग, एंडोर्स एंड कैन नेगोशिएट और इफ़ द नेगोशिएशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। जो होल्डर होता है वो क्या कर सकता है, वो चेक को क्रॉस कर सकता है। अब क्रॉसिंग क्या होती है ये वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन इसका टॉपिक भी लगभग 2-3 वीडियो के बाद आने वाला है। कन्वर्ट ए जर्नल क्रॉसिंग टू ए स्पेशल क्रॉसिंग, ये भी हमारे पास क्रॉसिंग के अंदर ही आएगा। और एंडोर्स एंड कैन नेगोशिएट, और जो एंडोर्स का है, एंडोर्समेंट का है, ये भी हमारे पास शायद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है। एंड कैन नेगोशिएट इफ़ द नेगोशिएशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, अगर नेगोशिएशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो वो नेगोशिएशन भी उसकी कर सकता है, नेगोशिएट उसको कर सकता है। ये सारे के सारे जो राइट होते हैं होल्डर के पास। थर्ड राइट होता है, होल्डर कैन स्यू इन हिज ओन नेम इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अब होल्डर कौन होता है, जो कि जिसके पास पोजेसन आ गया और जो कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, लेकिन अगर किसी कारण वो पेमेंट उसको नहीं मिलती, ठीक है, यानी कि जो पार्टी थी वो पेमेंट देने से मना कर देती है, तो होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को यानी कि अपने नाम से स्यू कर सकता है कि मुझे ये पेमेंट लेनी थी और पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं दी। तो ये राइट भी हमारे पास होल्डर के पास होता है। नेक्स्ट है, होल्डर कैन कंप्लीट एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी रहती है तो जो होल्डर है वो उसको भी कर सकता है। जैसे हमने यहाँ देख ली कि वो क्रॉसिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है, तो अगर कोई कमी रह गई है उसमें, वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसको भी होल्डर कंप्लीट कर सकता है। ये होते हैं हमारे पास राइट्स होल्डर के। तो होल्डर का टॉपिक हमने कर लिया है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी में दूसरी बात आती है, दूसरा टॉपिक जो हमारे पास होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो कब होता है, और इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होल्डर को सेक्शन 8 में और होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 9 में। तो इसमें हम देखेंगे, ए पर्सन कैन बी होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ़ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये होल्डर जो था ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो लेकिन ये जो इसकी कंडीशन नहीं है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, ये बस वैसे ही लिख दिया यहाँ पे कि जो होल्डर कौन होता है, रिसीव पेमेंट कर सकता है और पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो 3 कंडीशन हमारे पास होती है। फर्स्ट इसमें आती है बिफोर मैच्योरिटी, इफ़ रिसीव द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट और बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट उसको दिया जा रहा है उसकी जो पेमेंट है या फिर वो इंस्ट्रूमेंट है उसको बिफोर मैच्योरिटी मिल जाना चाहिए। मान लो कोई चेक दिया जा रहा है, अब आपको पता है कि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ होती है, जब उसके ऊपर डेट डल जाती है उसके 3 मंथ तक की उसकी जो एक्सपायरी होती है। तो अगर जो पर्सन है उसको वो चेक 3 महीने से पहले दे दिया जा रहा है, मान लो उसकी जो मैच्योरिटी थी वो 30 अक्टूबर थी, 30 अक्टूबर थी, और उसको वो 25 अक्टूबर को दे दिया जाता है चेक, यानी कि मैच्योरिटी से पहले, तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे कि वो बिफोर मैच्योरिटी उसको दे दिया गया है और वो पेमेंट रिसीव कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी से। पहली कंडीशन तो ये है एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। दूसरा कंसीडरेशन, इफ़ गेट द इंस्ट्रूमेंट इन लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड लॉफुल कंसीडरेशन। यानी कि जो उसको नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया है वो किसी कंसीडरेशन में दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने वो एज ए डोनेशन दे दिया उसको, या एज ए चैरिटी दे दिया, या एज ए फ्रॉड दे दिया आपने। यानी कि जो उसको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जो पेमेंट उसको दी जानी है वो किसी काम के बदले दी जानी चाहिए, और जो कि एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि कानून के दायरे में होनी चाहिए वो चीज़। कि मान लो उसने कोई आपका काम किया, ठीक है, या उसने आपको कोई चीज़ बेची
उसके बाद आप उसको पेमेंट दोगे तो उसका आपने कोई प्रोमिजरी नोट बना दिया या आप उसको चेक दे रहे हो, ठीक है। तो यानी कि एक कंसीडरेशन होनी चाहिए किसी लॉफुल ऑब्जेक्टिव या कि कानून के दायरे में आप उसको पेमेंट देने के हकदार हो, तब आपके पास जो वो पर्सन होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है। तो सेकंड कंडीशन होती है कंसीडरेशन, यानी कि किसी काम के बदले अगर आप वो पैसा उसको दे रहे हो, तो ये होगी इसकी सेकंड कंडीशन। उसके बाद थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं गुड फेथ। इफ़ वी गेट द इंस्ट्रूमेंट विदाउट फ्रॉड और एनी डिफेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है वो इन ए गुड फेथ दिया जाना चाहिए, गुड वैल्यू में दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने, या मान लो मैं अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कोई फ्रॉड करके वो चेक या वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट था, कुछ भी था, वो आपसे ले लेता हूँ, या फिर उसके अंदर मान लो कोई काम गया था, उसके अंदर कोई डिफेक्ट था और उसकी एवज में मैंने आपसे ले लिया, तो उस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। यानी कि ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। गुड फेथ क्या होता है, यानी कि वो किसी फ्रॉड के द्वारा नहीं लिए जाना चाहिए, कोई झूठ बोल के नहीं लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी तीसरी कंडीशन गुड फेथ। तो यहाँ से हमारे पास जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स रेफर्स टू दैट पर्सन हु रिसीव द इंस्ट्रूमेंट। पहली कंडीशन क्या है, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि उस जो डेट उसके ऊपर लिखी गई है उसकी मैच्योरिटी से पहले उसको मिल जाना चाहिए। दूसरा इन गुड फेथ, गुड फेथ में मिलना चाहिए। और तीसरा इन लॉफुल वैल्यूएबल कंसीडरेशन, ठीक है। यानी कि जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तब पर्सन पर्सन क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं जहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक प्रोमिजरी नोट दिया या चेक दिया, कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिया। बी ने सी को प्रोमिजरी नोट दे दिया बाय फ्रॉड। उसके बाद सी ने डी को प्रोमिजरी नोट दिया इन गुड फेथ, गुड कंसीडरेशन एंड बिफोर मैच्योरिटी। तो यहाँ पे जो बी था, अगर बी की बात करें तो बी होल्डर बन गया था क्योंकि बी के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया था, उसके पास पोजेशन भी थी, ठीक है, और वो जो पेमेंट रिसीव कर सकता था। तो बी इसका होल्डर था, लेकिन वो होल्डर इन ड्यू कोर्स यहाँ पे होल्डर वो बन गया था। उसके बाद हम सी की बात करते हैं, प्रोमिजरी नोट बाय फ्रॉड। अगर बी ने सी को प्रोमिजरी नोट बाय फ्रॉड दिया है, ठीक है, तो और इसका मतलब वो उसकी पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकता, तो यानी कि जो सी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी। जो गुड फेथ है वो कंडीशन इसमें पूरी नहीं होती। इसमें अब डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले मान लो दे दिया था, उसने लॉफुल ऑब्जेक्टिव में भी दिया था, लेकिन कोई गुड फेथ उसमें नहीं था, कोई फ्रॉड के द्वारा उसको दिया गया था या फिर सी ने उससे लिया था। तो इस केस में जो सी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है कि जो डी है, डी की अगर हम बात करें कि उसको प्रोमिजरी नोट गुड फेथ में मिला, गुड कंसीडरेशन में मिला और बिफोर मैच्योरिटी मिला। तो यानी कि तीनों की तीन जो कंडीशंस है वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो यानी कि जो डी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब जाके क्या होगा कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई भी पर्सन बन जाएगा। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, जैसे यहाँ पे फ्रॉड वाली कंडीशन थी, तब होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। उसके बाद बात आती है राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे होल्डर के कुछ राइट्स है, तो इसी तरीके से जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एवरी पीरियड पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल देयर ऑन टू होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 36 में। यानी कि एवरी पीरियड पार्टी का मतलब क्या होगा? जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा, ए ने बी को दिया प्रोविजनरी नोट, बी ने सी को दिया और सी ने डी को दिया। तो जब डी उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया था, तो उससे पहले की पार्टी जितनी भी होंगी ए बी सी, वो सारी क्या होंगी? पीरियड पार्टी होंगी। और वो लायबल होंगी किसको पेमेंट करने के लिए? डी को। चाहे उनसे वो बाय फ्रॉड लिया गया, जिस मर्जी तरीके से लिया गया है, लेकिन अगर डी की सारी कंडीशन पूरी हो रही हैं
तो जो ए बी सी जितनी भी पार्टीज हैं वो लायबल होंगी उसकी पेमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा है, इफ़ ए बिल इज ड्राफ्ट पेबल टू द ड्रॉइस ऑर्डर इन ए फिक्शियस नेम द एक्सेप्टर इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रोवाइडेड एंडोर्समेंट। यानी कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट था वो पेबल है ड्रॉवर के ऑर्डर पे, ठीक है, तो जो एक्सेप्टर है उसको किसी भी चीज़ में इसमें लाइबिलिटी में उसको रिलीव नहीं किया जाएगा ऑर्डर इन ड्यू कोर्स में। और दूसरा इसमें था प्रोवाइडेड एंडोर्समेंट एंड ड्रॉवर सिग्नेचर्स आर इन द सेम हैंड राइटिंग। और ये कहाँ पे बताया गया है हमारे पास, सेक्शन 42 में। सेक्शन के जो हम वीडियो लेंगे उसमें ये सारे के सारे आ जाएंगे। और थर्ड इसमें राइट क्या है, इफ़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज नेगोशिएटेड टू ए होल्डर इन ड्यू कोर्स the other parties to the instrument cannot escape liability on the ground that the delivery of the instrument was conditional or for a special purpose only। ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 46 में। यानी कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो दिया जाता है और जो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था डी जो बन जाता है, तो जो अदर पार्टीज होंगी टू द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी, तो उनकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती, चाहे ऑन द ग्राउंड दैट द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज कंडीशनल और फॉर ए स्पेशल पर्पज। ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने सी को दिया था उसने बाई फ्रॉड वो लिया था या गुड फेथ में नहीं लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बेस पे जो पहली जो पार्टीज थी ए बी सी उनकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, उनको डी को पेमेंट करनी ही होगी अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की तीनों कंडीशन को पूरी कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, की जो ड्यू डेट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट 3 days ऑफ ग्रेस आर रिक्वायर्ड टू बी एडिड। यानी कि जो ड्यू डेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 जो दिन है 3 days ऑफ ग्रेस आर रिक्वायर्ड टू बी एडिड, 3 days उसमें ऐड किए जाते हैं एज पर सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसमें आगे है ड्यू डेट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर पेमेंट इन कैश ऑफ फ्यूजन्स प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कि जो ड्यू डेट है वो कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, जहाँ पे जो पेमेंट हो यूजेंस बेस पे हो, कोई प्रोमिसरी नोट में या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में। यूजेंस क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है उसका, ठीक है, वो डिमांड पे नहीं होती पेमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूजेंस। यानी कि एक टाइम पीरियड दे दिया गया उसके अंदर वो पेमेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर ड्यू डेट लागू होती है। अगर वो सिर्फ डिमांड पे हो रही है तो उसके ऊपर कोई ड्यू डेट लागू नहीं होती। उसके बाद इसमें आगे है इफ़ द ड्रॉवर हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड द ड्यू डेट और ड्यू डेट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय द ड्रॉवर देन ग्रेस पीरियड इज नॉट टू बी गिवन। अगर जो ड्रॉवर है जिसने वो प्रोमिसरी नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसने वो पहले उसके ऊपर ड्यू डेट को मेंशन कर देता है, कैलकुलेट करके उसके ऊपर मेंशन कर देता है, देन ग्रेस प्रोवाइड पीरियड इज नॉट टू बी गिवन, तो उसके बाद उसमें ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता अगर पहले ही उस पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है इन केस ऑफ यूजर्स प्रोमिसरी नोट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट 3 days ऑफ ग्रेस आर टू बी एडिड। यानी कि अगर यूजर्स प्रोमिसरी नोट में हर एक किस्त के बाद 3 दिन की ग्रेस ऐड की जाएगी। इन केस ऑफ CP एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इवन दो they are users promissory note no days of grace are to be given because due date is already calculated by the drawer। तो CP और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में क्या होगा, अगर जो पेमेंट थी वो यूजर्स भी हो प्रोमिसरी नोट, फिर भी उसके अंदर कोई भी जो नो डेज ऑफ ग्रेस आर टू बी गिवन, उसके अंदर कोई भी जो डेज ग्रेस डेज नहीं दिए जाएंगे बिकॉज ड्यू डेट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय द ड्रॉवर। क्योंकि जो ड्रॉवर था जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसने उसको पहले कैलकुलेट कर लिया, तो उसके अंदर कोई भी ग्रेस नहीं दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसके आते हैं प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट। वैसे इस टॉपिक में जो आपके पास जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो लेकिन ये जो 2 टॉपिक इसमें आते हैं ड्यू डेट और प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट, इसके ऊपर भी आपको एक थोड़ी सी नज़र डाल लेनी है। कुछ नहीं पता होता कि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ जाए। तो प्रिंसिपल्स में देखिए क्या आता है, इफ़ ए यूजेस पीरियड इज मेंशन्ड इन कंप्लीट मंथ वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट
corresponding date of the concerned month is to be taken and thereafter 3 days will be added। यानी कि अगर यूजेंस पीरियड के अंदर जो हमारे पास ऐसा दिया गया कि पूरे का पूरे मंथ उसका जो पीरियड है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट कोरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द कंसर्न मंथ इज टू बी टेकिन। यानी कि जो उसकी जो लास्ट डेट हमारे पास आ जाती हैं उसके अंदर हम 3 डेज उसके अंदर ग्रेस 3 डेज ऐड कर देते हैं। और दूसरा इसमें है इफ़ डेट कंसर्न डेट इज नॉट अवेलेबल देन लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज टू बी टेकन। अगर कोई वो कंसर्न डेट नहीं होती तो जो लास्ट मंथ की डेट आती है, ठीक है, जैसे मान लो अगस्त की बात करें तो 31 आता है, तो वो उसमें ऐड उसके अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है उसमें। देन लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज टू बी टेकन, तो यानी कि लास्ट डेट वो ली जाएगी मंथ की। इफ़ द बिल इज ड्राउन इन डेज देन वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट फर्स्ट डे इज एक्सक्लूडेड एंड लास्ट डे इज टू बी इंक्लूडेड। यानी कि फर्स्ट डे को हम एक्सक्लूड कर देंगे और लास्ट डे को हम इंक्लूड कर लेंगे, उसमें मिला लेंगे। और लास्ट इसका प्रिंसिपल जो होता है, इफ़ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे और संडे। अगर जो मैच्योरिटी डेट उसकी है वो किसी पब्लिक हॉलीडे को आ जाती है, ठीक है, जैसे अभी आज हमारे पास है, कल था 2 अक्टूबर थी और आज हमारे पास 3 अक्टूबर है, तो दोनों दिन की इनकी छुट्टी है, यानी कि पब्लिक हॉलीडे है, या फिर संडे को आ जाती है। द बिल विल बिकम पेएबल ऑन नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे। नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे का मतलब क्या है, जो आने वाला जो दिन होगा। जैसे अगर 2 को मैच्योरिटी डेट आ जाती है, अब 2 को तो छुट्टी होगी, तो उसकी डेट कब चली जाएगी, 3 को। लेकिन 3 की भी छुट्टी है तो उसके बाद जो बिजनेस डे आएगा 4 को आएगा। अगर 4 को छुट्टी नहीं है तो नेक्स्ट जो बिजनेस डे है 4 को है, तो 4 को उसकी मैच्योरिटी देनी होगी। और ये हमारे पास जो पब्लिक हॉलीडे ये कौन से सेक्शन में हमारे पास आता है, सेक्शन 25 में। तो ये हमारे पास टॉपिक था होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जो ड्यू डेट का हमने इसमें पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो भी आपका आने वाला है, और अब कई दिन रेगुलर वीडियो डालेंगे, क्योंकि जो वीडियो थी वो वाईफाई के कारण नहीं डल पाई थी, वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो में। सबको जय श्री राम।